तो ब्रेक के पहले हम लोग यहाँ पहुँचे थे कि एक तो हमने इस बात पे चर्चा की थी कि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के अर्थ में करता है। यदि मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के अर्थ में करता है तो आज तक जो कुछ भी इस प्लेनेट पे हुआ है उसको अच्छा बुरा गलत और सही की भाषा की बजाय यदि हम ये कहें कि मानव ने जो कुछ भी किया वो सुख की तलाश में एक यात्रा मानव ने पूरी की है। सही किया तो, गलत किया तो, हत्या की तो, प्यार किया तो पहले हमको ये स्वीकार हो जाए और सारा झंझट इतना ही है कि सुख क्या है, उसको पाने का सही तरीका क्या है कि सभी पा सकें। यदि सुख की चाहत सभी मानव में है कि कुछ ही लोगों में है? सभी में है। इसका मतलब कोई उसका तरीका भी होगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बेसिकली यदि पूरी बात करें तो इतना ही कह सकते हैं कि यदि सुखी होने का कोई सही तरीका, जो सही तरीका है ही, वो सभी मानव को बाई एजुकेशन उपलब्ध हो जाए तो मानव इस गलती के कलंक से मुक्त हो सकता है। तो अभी स्थिति कैसी है? अभी स्थिति कैसी है? अभी जो कुछ भी अपराध धरती पे हुआ है कुल मिला के मानव की सुख की तलाश में हुआ है। और ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग ये बताती है कि हमको सुखी होना आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है। तो चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। आपका क्वेश्चन का आंसर हो गया कि और कुछ शेष हो गया? तो बेसिकली बात इतनी है कि सुख क्या है और सम्मान क्या है, इस पे मेरी क्लैरिटी बन जाए तो आगे की बात पूरी हो जाए। तो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहले एक तो शुरू से दो बातें कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नेचर में जो कुछ भी है वो किसी नियम से है, इस पे हम सबकी सहमति है। इस पे हम सबकी सहमति है। यदि नियम से है तो उसको लॉजिकली समझा जा सकता है, इसलिए क्लासरूम में लाया जा सकता है, ये इसका एक्सटेंशन है। तब ये कह रहे हैं कि जितना भी नेचुरल एंटिटी है उसका एक नेचुरल बिहेवियर है। उसी तरह से मानव भी एक नेचुरल एंटिटी है, इसलिए मानव का भी एक नेचुरल बिहेवियर है। यहाँ एक बहुत बढ़िया बात ये भी समझ में आती है कि धर्म के नाम पे जो कुछ भी तमाम रास्ते इस दुनिया में उपलब्ध हैं वो सभी रास्ते मूलतः एक ही सच्चाई को उद्घाटित करने का प्रयास है। कैसे? हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, जैन, सिख, बौद्ध के लिए सच्चाई अलग अलग है अस्तित्व में कि अलग अलग? एक ही है। आवाज नहीं आ रही? एक ही है। तो दो चीजें ध्रुव हैं। एक चीज है कि मानव में समझने की क्षमता है, सभी मानव में है। और सभी मानव में समझने की क्षमता सीमित है कि असीमित है? तो सभी मानव में समझने की क्षमता असीम है, इस रूप में सभी मानव समान हैं। सभी मानव में सुख की चाहत मौजूद है और सभी मानव कितना सुखी होना चाहते हैं? संडे टू संडे, हमेशा। सभी मानव सुख की निरंतरता चाहते हैं, इस रूप में सभी मानव समान हैं। तो इसको कहा कि जीवन रूप में सभी मानव समान हैं, मूल रूप में सभी मानव समान है, क्योंकि समझने की क्षमता असीम है और सुख की चाहत सभी मानव में समान रूप से उपलब्ध है, इस रूप में सभी मानव समान है। लेकिन समान 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 है क्या? अलग अलग तो दिखते हैं। तो उसको बोल रहे हैं कि भाई योग्यता, पात्रता, क्षमता सबकी अलग अलग है। योग्यता, पात्रता, क्षमता मतलब, पात्रता का मतलब है रिसीविंग कैपेसिटी। इसी सभा में हम चाहे एक दिन के लिए बात कर रहे हैं, सबको एक जैसा समझ में आएगा या सबका समझने का अपना अपना स्तर रहेगा? सबका समझने का अपना अपना स्तर रहेगा, क्योंकि हम सबकी जर्नी, हम सबकी पात्रता, हम सबकी तलाश, हम सबकी प्रायोरिटी अलग अलग है। इसलिए अलग अलग तरह से ध्यान देते हैं, इसलिए अलग अलग समझ में, सेम बात को समझने का हमारा एक ही स्तर नहीं हो सकता है।
दूसरी बात ये कह रहे हैं कि किसी बात को समझ के उसको हम व्यक्त कर पाएं, और तीसरी बात है कि उसको हम समझ के जी पाएं। तो क्षमता पूर्वक जीना होता है। जीने का मतलब है कि एक व्यक्ति अपने परिवार में किसी छोटी सी परेशानी से परेशान हो जाता है और एक आदमी किसी बहुत बड़ी स्थिति में भी अपने धैर्य को बनाए रखता है। तो दोनों का जो वहन करने का कैपेसिटी है, जो दूसरी भाषा में कहें जो झेलने की कैपेसिटी है, वो एक जैसी है कि अलग अलग है? अलग अलग है। तो मेरी समझना मैं कितना मैं झेल सकता हूँ या कितना मैं निभा सकता हूँ, मैं कैसा निर्वाह कर सकता हूँ, ये अलग है। मैं जो समझा है उसको कैसा व्यक्त कर सकता हूँ, ये भी वैरी करता है। और मैं कितना समझ सकता हूँ, ये भी वैरी कर सकता है। तो समझना, जीना, समझाना के रूप में हम सभी मानव अलग अलग हैं। समझने की मूल चाहत एक है, समझने की कैपेसिटी सबके पास मूल रूप में असीम है। उस रूप में हम सभी मानव एक हैं। एक ध्रुव। दूसरा ध्रुव, समझने के लिए सच्चाई अस्तित्व में सभी के लिए समान है। एटम 10,000 साल पहले, 10,000 साल बाद जैसा है वैसा ही रहेगा, सेल वैसा ही रहेगा, मानव भी वैसा ही है। तो समझने के लिए ये पूरी सृष्टि में जो भी नियम है वो भी शाश्वत है, क्योंकि नियम की परिभाषा ही है कि नियम बदलता नहीं है। अब क्या चीज हो गई? दो ध्रुव क्या हो गए? मानव में समझने की चाहत है और अस्तित्व नियम के रूप में शाश्वत है। ये दो ध्रुव हैं। इन दो ध्रुव को मिला देने का नाम ही शिक्षा है। फिर से बोल रहा हूं, एक ध्रुव है कि मानव में समझने की असीम क्षमता है। दूसरा ध्रुव है कि नियम के रूप में ये सृष्टि हम सबके सामने मौजूद है। मानव में समझने की क्षमता है, पशु में नहीं है। मानव में समझने की क्षमता है। मानव में समझने की क्षमता का सदुपयोग वो सृष्टि को समझने के लिए करे और वो समझ पाए और वो ऐसा जी पाए, इसका नाम सुख है। ठीक है? सारे धर्मों ने क्या, सारी साइंस और सारे धर्म ने क्या प्रयास किया? साइंस उस विधा का नाम है जब हम जड़ संसार को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और धर्म उस विधा का नाम है जब हम चैतन्य संसार को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो चाहे हम जड़ संसार को समझें, चाहे हम चैतन्य संसार को समझें, अल्टीमेटली हम एग्जिस्टेंस को समझना चाहते हैं, अस्तित्व को समझना चाहते हैं। सभी धर्मों के माध्यम से, सभी विचारों के माध्यम से जो कुछ भी प्रयास इस प्लेनेट पे आज तक हुआ है वो किसी शाश्वत सच्चाई को समझने के अर्थ में हुआ है। हम किसी हद तक समझे हैं क्योंकि जंगल युग से निकल के यहाँ तक पहुंचे हैं, लेकिन अभी समझ गए कि समझना शेष है। खाने का असर दिख रहा है। समझ गए हैं कि समझना शेष है। कैसे पता चला? ग्लोबल वार्मिंग, फैमिली वार्मिंग। तो ये दुर्घटना ये बताती है कि हमको ग्लोबल वार्मिंग मतलब नेचर के साथ में जीना नहीं आया, फैमिली वार्मिंग मतलब अपनों के साथ में जीना नहीं आया। इसका मतलब है समझने की यात्रा हमारी शेष है। तो समझने की यात्रा के क्रम में जो मूल बात है, मेरे को लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे सभी मानव में समानता की अपेक्षा है। कोई भी मानव अपने से हमको कम करके आंकता है तो हमको खराब लगता है। तो मानव में समानता का आधार क्या है? हम सभी मानव मूल रूप में समान हैं। तो सभी मानव में जीने की चाहत, मूल चाहत सुख है और वो समान है। उसकी हमने पहले भी चर्चा किया। तो शरीर समानता का आधार नहीं है। चाहे हम सबके दो हाथ दो पैर, दो हाथ दो पैर का आचरण से कोई लेन देन नहीं है। खून का रंग भैंस का भी लाल होता है। पुरानी फिल्में देखी है ना, खून का रंग लाल होता है इसलिए हम सब एक ही जैसे हैं। तो भैंस का भी खून का रंग लाल होता है, लेकिन भैंस और मानव में फर्क होता है। तो खून का रंग चाहे लाल है, चाहे हमारे दो हाथ दो पैर एक जैसे हैं, इसका आचरण से कोई लेन देन नहीं है।
तो मानव में जब हम समानता की बात करते हैं तो मानव में समानता की बात करते हैं तो उसके जीने की समानता की बात करते हैं। इस रूप में कहे तो पहला आधार है कि मानव सुखी होना चाहता है, इस रूप में एक। ब्रेक के पहले थोड़ी सी बात हुई थी, अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हैं। मैं चाहूँगा कि इसमें आप असहमत होने की कोशिश करें तो कुछ बारीक तार निकल के आएंगे। एक तो ये कहा कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है और अपने सुखी होने के लिए करता है, दूसरे के लिए नहीं करता है। इसमें कोई आपकी असहमति हो तो बोलो, तो इससे काफी कुछ बोझ हल्का होगा। हाँ जी, माइक पीछे। माइक ले लीजिए। सुख तो तभी मिलता है जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं, और वो सुख थोड़ा देर टिकता भी है। देखिए, अभी ये चर्चा नहीं कर रहे हैं कि सुख क्या है, चर्चा ये कर रहे हैं कि दूसरों के मानव लिए करने में सुख मिलता है, ऐसी बात नहीं। दूसरों के लिए कुछ करने में सुख मिलता है। हाँ, वो सबके लिए ऐसा है क्या? है ना, दूसरों का शोषण करने में जो सुख मिलता है, दूसरों की चुगली करने में जो सुख मिलता है, किसी को नीचा दिखाने में जो सुख मिलता है, वो भी मिलता है, और हम ज़्यादा परेशान उसी से हैं। इसका मतलब है, तो मैं आपकी बात से मना नहीं कर रहा हूँ कि ऐसा होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन इतना ही है, हम चर्चा इतनी ही कर रहे हैं कि मानव जो करता है, तो यदि आपकी चेतना ऐसी है, यदि आपकी मानसिकता ऐसी है कि दूसरों की मदद करने से सुख मिलता है, तो आप दूसरों की मदद इसलिए करते हो कि आपको अच्छा लगता है। मैंने केवल इतना ही कहा है कि मानव जो कुछ भी, मैं दूसरों के लिए इसलिए कुछ करता हूँ कि मुझको अच्छा लगता है। मुझको अच्छा ना लगे फिर करके दिखाओ, है ना। हाँ जी। मुझे एक चीज़ ये लगती है कि हम जो भी चीज़ करते हैं, अगर उसमें सुख की तलाश की हम बात कर रहे हैं, तो हमारा इंडोक्ट्रिनेशन वाला पार्ट है ज़्यादा, या धर्म या समाज का, जिस समाज से हम आए हैं। तो अगर इस्लाम में इस बात को हम देखते हैं कि दूसरों का भला करना, या अपने पड़ोसी जो हैं वो भूखे ना सोएं, आप जो बना रहे हैं उनको ज़रूर दें, ये बचपन से आया है। और ये करते हुए आज के समय में एक बड़ा वयस्क या एक परिवार सुख महसूस कर सकता है कि हमने दूसरे की मदद की है। वैसे ही हिंदुओं में भी है कि गरीबों की मदद करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जब इस तरह की चीज़ करते हैं तो करके लगता है कि हमें सुख प्राप्ति हुई है, पर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हम सामाजिक रूप से या धार्मिक रूप से हमें इस चीज़ को गाइड किया गया कि ऐसा तुम्हें करना है, अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे जहन का एक हिस्सा बन गया है, दिमाग में एक हिस्सा बन गया है कि ऐसा करेंगे तो हमें कुछ बेहतर मिलने वाला है, जैसे स्वर्ग नरक का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ है। तो हम अपनी इच्छा से नहीं करते कि हमें सुख प्राप्ति हो, हम इसलिए करते हैं ताकि उसका कुछ लाभ हमें मिले मृत्यु के बाद। ये हो गया, ये हो गया। अभी अभी हमारा टॉपिक बाय द वे ये है नहीं कि ये सही है कि गलत है। हाँ जी, हमारा टॉपिक ये है कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी बताओ जो आप करते हो और आप दुखी हो रहे हो फिर भी कर रहे हो। बिल्कुल। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आपका जो क्वेश्चन था कि लाइफ में किसी की प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करनी चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। मैं तो ऐसा बोले नहीं रहा हूँ। नहीं, आपने आपने बोला ना हाँ, कि, इन्होंने कि बोला। अपने मानसिकता, अपने जो कर्म होते हैं, अपन किसी की हेल्प करनी, जैसे मैं भी सोचती हूँ, और 10 सालों के मैं सेवा करती हूँ, और मेरे एक न एक व्यक्ति की तो पर डे सेवा होती है। तो कहने का मतलब ऐसा नहीं कि उससे अपन को सुख मिले, हालांकि इसके लिए कि अपने लिए हर व्यक्ति जितना हमें किसी और के लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, और मैं हमेशा करती हूँ। और आपका कहना सही है कि आज नहीं तो कल उसका बेनिफिट सबको मिलता है। जैसे कभी कोई हादसा हो जाता है और टलना, तो कहीं ना किसी रूप में वो अपन को उसका आशीर्वाद मिलता ही नहीं, मिलता शायद अभी ये हमारा मुद्दा नहीं है। हाँ, तो कहना मतलब है ना, हमारा ये मुद्दा नहीं। हमारा मुद्दा केवल इतना है कि कोई एक घटना अपनी जिंदगी से उठाएं और बताएं कि आज मेरा दुखी होने का मन है इसलिए मैंने ये किया, या मैं दुखी हूं और फिर भी कुछ करता हूं। सर, मेरा नाम आदित्य है। सर, मेरे से होता है कि आई लव टू ट्रैवल। है, लव टू ट्रैवल। और ट्रैवल भी इस तरह से कि मैं खो जाऊँ, मुझे ना इंटीग्रेट होना अच्छा लगता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि जब मैं कहीं जाता हूँ तो पीछे से फैमिली या पेरेंट्स बोलते हैं कहाँ जा रहे हो, कहाँ हो, ये हमें बताते रहो। तो ये मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल। मुझे ये मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट ही नहीं है कि मैं कहाँ हूँ मैं किसी को बताऊँ। मुझे इन्वॉल्व होना है दुनिया के अंदर, बट आई हैव टू डू दैट। मतलब मुझे पसंद नहीं आ रहा, बट मैं बताता हूँ जस्ट फॉर
कि मेरे लाइक फादर को बाद में या अपनी मम्मी को बाद में तकलीफ होगी, रात को नींद नहीं आएगी। नहीं तो- आने दो, जगने दो, मत बताओ। That's क्यों it. बताते हो? तो सर लेकिन मेरा पार्ट नहीं है बताना, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बताना। फिर भी बताते हो? यस सर, क्यों बताते हो? ताकि वो सुकून सो जाए एटलीस्ट। उनको जगने दो, मत सोने दो सुकून से, तुमको क्या फर्क पड़ता है? सर घर तो आना पड़ता है वापस। फर्क पड़ता है इसलिए बताते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ? उनके जगने से मैं दुखी होऊंगा तो मैं दुखी होना नहीं चाहता। इसका मतलब है कि मानव जो कुछ भी करता है, सर बट वो जगने से दुखी होना वाला पार्ट नहीं है, इट्स काइंड ऑफ ड्यूटी, आई फील सो। मत करो। कौन बोला? कल से मत करना। फिर भी करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि नियम है। क्या नियम है? तो मानव जो कुछ भी करता है वो सुख को मैक्सिमाइज करने के लिए करता है और दुख को मिनिमाइज करने के लिए करता है। दुख का मिनिमाइज होना भी सुखी होने के अर्थ में कदम है, इसलिए करते हो। और बोलो। पूरी सभा इसको ना मानने के लिए दम लगाए और अपनी जिंदगी से एग्जाम्पल ढूंढ के लाए कि आप दुखी होने के बावजूद कुछ करते हो। हाँ, आप असहमत होइए तब ज्यादा मजा आएगा, सहमत होने में क्या मजा है? हाँ जी, और कोई? मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के अर्थ में करता है, दूसरों के लिए नहीं करता है। दूसरों के लिए होना बाय डिफॉल्ट है, प्राकृतिक रूप में है ना। मैं कुछ ऐसा करता हूँ जो दूसरों को भी अच्छा लगता है, मुझको भी अच्छा लगता है। मैं शिविर लेता हूँ, मुझको भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है, पर मुझको अच्छा लगता है ये मेन बात, आपको अच्छा लगा ये बाई प्रोडक्ट। ऐसा ही है, इससे कुछ भिन्न है, ऐसी कोई स्थिति है तो बताइए। हाँ जी। जितने लोग संसार से चले गए, जितने हैं और जितने आने वाले हैं, सभी ऐसा ही करेंगे। यही नियम है कि मानव जो कुछ भी करता है मूलतः अपने सुख की तलाश में करता है। इससे विपरीत कोई एग्जाम्पल आपके पास हो तो लाएं। हाँ जी, मैं वेट कर रहा हूँ। या तो ये हाथों हाथ खड़े करने होंगे कि भाई नहीं है, नहीं सोच पा रहे हैं। देखा, सारी क्लास ऐसी होती हैं जो आपको मनवाने की कोशिश करती हैं कि देखो मैं जो कह रहा हूँ वो मान लो। ये क्लास एकदम उलट है। आप नहीं मानने की कोशिश करो, सच्चाई होगी तो ठीक है। 2 + 2 4 होगा, इसमें मैं भी क्या करूँगा, आप भी क्या करोगे। नियम को समझने का यही तरीका है कि नियम है तो सस्टेन रहेगा ही, उसको हम कितना भी उलट के पुलट के देखें वो वैसा ही दिखाई देगा। कोई और संभावना हो तो बताइए। माइक। अगर कोई सुसाइड करता है तो वो किस खुशी के लिए करता है? किसको बताओ भाई, किसने किया हो? कोई है जिसने किया, बच गया हो? तो बच गया हो वही क्लासरूम में मिलेगा, तो निकल लिया हो कैसे मिलेगा? कोई सुसाइड क्यों करता होगा? अपने दुख को कम करने के लिए। जिस दुख में वो फंस गया है उसको फेस नहीं कर पा रहा है तो एग्जिट मार देता है। तो कुल मिला के उस दुख से बचने का उसको वही तरीका समझ में आता है। तो दुख से बचने के अर्थ में सुसाइड हो गया। हाँ जी, और बोलिए। मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है या दुख कम करने के लिए करता है। हेलो। हाँ। भैया मुझे नौकरी करना पसंद नहीं था, हाँ। लेकिन एक प्रेशर था हमेशा से घर की तरफ से हम्म। कि आप पढ़ाई कंप्लीट करो और नौकरी करो। तो मैं नौकरी कर रहा था, लेकिन मेरी इच्छा नहीं थी उसे करने की, और एक लंबे समय तक मैंने किया है जॉब। तो अपनी समझ नहीं है इसलिए घर के दबाव में आ गए हो। पर मेरी इच्छा नहीं थी, मेरा सुख नहीं है वो। सुख नहीं है तो ना मत करो।
वो तो ज़रूरतें पूरे करना था। नहीं नहीं, नौकरी से निकलने का तो बहुत नौकरी पाने में मेहनत लगती है, उससे निकलने में क्या, एक साइन तो मारना है, वो कर साइन चुका मारो हूँ मैं, बाहर। लेकिन अपना सुख नहीं था उसमें। मम दूसरे छोड़ दो, छोड़ दो, आज छुड़वा देते हैं। हाँ मैंने छोड़ दिया मैंने हाँ और क्या, देखो ऐसे ही है, यदि नौकरी करने में सुख है तो नौकरी कर लूंगा, और यदि नौकरी करने में सुख नहीं है और लेकिन पापा को दुखी करना नहीं चाहता तो भी कर लूंगा। यदि उनका सुख मेरे लिए उतना कंसिडरेबल नहीं है और मेरा दुख ज़्यादा हो गया है तो छोड़ दूंगा। हर समय आदमी कंपैरिजन करता ही है, ये करने में क्या सुख मिलेगा क्या दुख मिलेगा, ये करने में क्या सुख मिलेगा क्या दुख मिलेगा। तो जहाँ मैक्सिमम सुख मिले और जहाँ मिनिमम दुख मिले या दुख ना मिले, ऐसे निर्णय मैं लेता रहता हूँ। हाँ जी, और कुछ, और कोई? हो गया, हो गया, हो गया, 3 बार पूछने का नियम होता है। हो गया, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मानव जो कुछ, देखो इससे फिर कितना आराम आ गया अब, है ना। ये स्वीकार होने से क्या फर्क पड़ता है, ये स्वीकार होने से हमारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ा है? अहम का भाव, बहुत बढ़िया, शानदार। एक तो अहम का भाव, इस अहम से निपटने की तमाम साधनाएं हैं, और बड़े लोगों को बहुत सारे, देखो आदमी दो ही जगह फंसता है, या तो इंद्रिय सुख में फंसेगा या अहम में फंसेगा। इंद्रिय सुख का पॉजिटिव यह है कि मुझको पता चलता है कि मैं फंसा हुआ हूं, क्योंकि उसको मैं भोग रहा होता हूं। लेकिन अहम उससे और सूक्ष्म है, अहम का मुझको पता ही नहीं चलता है, मैं तो उसको सही मान के कर रहा होता हूं। तो इंद्रिय सुख में फंसा हूं ये मुझको दिखता है, अहम में फंसा हूं ये दूसरों को दिखता है। इसलिए ना, निंदक नेरे ना राखिए आंगन कुटी छपाए। तो उसका मतलब है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपकी गलती बता सकें, ऐसा बनाए रखिए, अपने अहंकार को इतना ऊंचा ना बनाएं कि कोई बोलना ही बंद कर दे। तो इसका अर्थ है, क्या बात चल रही थी, अहम खत्म होता है। अब ये समझ में आ गया, मैंने जो किया मेरे ही सुखी होने के लिए किया है। अब हमने 30 साल पहले नौकरी छोड़ी थी, उसके लिए हमने इतनी परिवार में स्ट्रगल किया, उसकी इतनी कीमत चुकाई, और अभी समाज के लिए 24/7 काम करते हैं, तो बहुत महान आदमी हो गए। हम भी महान अपने आप को मान ही सकते हैं, दुनिया भी उतना सम्मान करती ही है। अपने में जांच के देखते हैं कि मैंने जो कुछ किया मेरे सुखी होने के अर्थ में किया है, और ये अपने को क्लियरली दिखाई देता है तो अपन सामान्य बने रहते हैं, अपनी जबरदस्ती अपना महिमा मंडन नहीं करते हैं। और मैं दूसरों को भी नहीं लाता हूँ, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया, मैंने उसके लिए, है ना। जितने बुजुर्ग, अधिकांश बुजुर्ग इस दर्द के साथ पाए जाते हैं कि हमने सबके लिए इतना कुछ किया और किसी के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, सब एहसान फरामोश होते हैं ना। तो ये जो मैंने किया है ये भी नलीफाई हो जाता है, क्योंकि मैंने जो कुछ किया मेरे सुखी होने के अर्थ में किया, वो मेरा सुखी होने का अर्थ उसमें मूल था, ज्यादा था, दूसरे को जो मिला वो बाई प्रोडक्ट था। तो मैंने किसी के लिए भी, यदि उस सेंस में देखेंगे, मैंने दूसरों के लिए भी कुछ नहीं किया, लेकिन फिर इससे एक दूसरे का, फिर आदमी बोले स्वार्थी हो जाएगा, और आदमी को फिर कैसे होगा। तो एक का सुख ऐसा है जो दूसरे के दुख का कारण बन जाता है, एक का सुख ऐसा है जो पूरी धरती के सुखी होने का कारण बन जाता है। तो उसका सम्मान कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। एक का सुख ऐसा है जो किसी की जिंदगी बर्बाद करता है, तो उसको बड़ा आदमी कहें, या एक का सुख ऐसा है जो पूरे धरती को, पूरे परिवार को, पूरे समाज को एक जिंदगी देता है। तो बहुत नेचुरल है, किसका सम्मान ज्यादा होगा, जो दूसरों के जीवन में सुख देता है उसका सम्मान ज्यादा होगा, ये नेचुरल है ना। तो सम्मान की चर्चा करेंगे, उसमें और क्लैरिटी के साथ में आएगा। तो एक तो इसका बड़ा झंझट ये हुआ, जो मैंने दूसरों के लिए सबके ऊपर मैं लदा हुआ था, है ना। मैंने आपके लिए 1947 में कुछ किया है और आप तख्ती लगा के घूमो, आज मैं जो कुछ भी हूँ आपके कारण हूँ। ऐसा नहीं घूमते हो, बार बार ऐसा नहीं बोलते हो, तो मेरे को ऐसा अच्छा नहीं लगता है।
तमाम संबंधों में परेशानी का ये बड़ा कारण है कि हम किसी के लिए कुछ कर तो देते हैं, उसको इतनी बार जताते हैं, जिसके लिए किया वो कहता है भैया ना ही करते तो अच्छा था यार। और इसलिए हमारी बहुत मजबूरी भी हो तो भी हम किसी का सहयोग लेना नहीं चाहते, क्योंकि सामने वाला जताएगा और वो हमको अच्छा नहीं लगेगा। सहयोग लेने और देने की कहानी तो ऐसी है, देने वाला दे के खुश हुआ, लेने वाला ले के खुश हुआ और बात खत्म हो गई। तो दोनों का लेना और देना सार्थक हुआ। एक जिंदगी भर जताते रहा, एक उससे परेशान होते रहा, ये तो दोनों का ही निरर्थक हो गया। तो क्या निकला? पहला काम, अपने अहंकार से मुक्ति मिलेगी यदि मैं जांच पाया कि मैं जो कुछ भी करता हूँ मेरे सुख की तलाश में करता हूँ, मेरे सुखी होने के लिए करता हूँ। दूसरा, मैंने दूसरे के लिए भी कुछ नहीं किया, तो दूसरों से फिर जिसके लिए कुछ करता हूँ उससे अपेक्षा होती है, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया था, तुम भी करो, या तुम ऐसा रिस्पॉन्ड करो। वैसा रिस्पॉन्ड नहीं करता है तो मैं परेशान होता हूँ। तो मेरी जो अति अपेक्षाएं हैं वो भी संतुलित रहती हैं। तो मैं दूसरों से अति अपेक्षा नहीं करता, अपने में अहंकार नहीं करता, अति अपेक्षा नहीं करता, तो परेशान नहीं होता हूँ, अपने में सामान्य बना रहता हूँ। कितना बढ़िया, ठीक। ये जो अपने को बचाए रखना है, इसके लिए जैसे अपन गाड़ी चलाते हैं ना, कितनी भीड़ हो तो अपन बढ़िया से गाड़ी निकाल के ले जाते हैं, ना दूसरे को नुकसान होता है, ना हमारी गाड़ी को नुकसान होता है, ना हमको गाड़ी। तो गाड़ी की स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर, विचार की स्पीड हजारों किलोमीटर पर आवर। ये वाली गाड़ी चलानी हमको नहीं आती, कभी किसी को डैश मारती है, कभी किसी को डैश मारती है, किसी का विचार हमको नुकसान पहुंचाता है। तो ये विचार रूपी गाड़ी हमको चलानी आ जाए, उसके लिए इसकी समझ हमारे पास हो तो हम एक बेहतर हैंडलिंग कर पाए। और क्या फायदा हुआ? और क्या? मानव जो कुछ भी करता है अपने सुखी होने के लिए करता है, यदि ये स्वीकार हो जाता है तो इसका और क्या फायदा होगा? अपेक्षाओं का बोझ कम होगा, ये दूसरी बात हो गई। अहंकार को हैंडल करने में मदद मिलेगी, ये पहली बात हो गई। तीसरी बात क्या हो सकती है? इसका फल ये आएगा कि मैं अनावश्यक दुखी नहीं होऊंगा। बहुत अच्छी बात, गुड। और क्या हो सकता है? एक तीसरी बात और घटेगी, परस्पर व्यवहार में एक दूसरे को समझने में मदद मिलेगी। कैसे? अब ये समझ में आ गया कि रात हो चाहे दिन हो, मैं वही करता हूँ जो मुझको अच्छा लगता है। अब मेरा बेटा है, वो पढ़ना, वो वैसा नहीं पढ़ता जैसा मैं चाहता हूँ, वो उतने बजे नहीं उठता जितने बजे मैं चाहता हूँ। तो इसका मतलब है यदि एक बच्चा पढ़ने में कम रुचि लेता है, जबकि अभी हमारे समाज की बनावट ऐसी है कि जब तक एक बच्चा कॉलेज से बाहर निकलता है, उसको सबसे अधिक सम्मान पाने का तरीका क्या है? पढ़ाकू बच्चा रहेगा, सबसे अधिक सम्मान पाता है। तो समाज में अभी स्टूडेंट काल में, छात्र काल में सबसे अधिक सम्मान पाने का एक ही तरीका है कि वो पढ़ने में अच्छा हो। कौन सम्मान पाना नहीं चाहेगा? सभी सम्मान पाना चाहते ही हैं। इसके बावजूद भी मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका मतलब, इसके बावजूद भी मैं नहीं पढ़ता हूं, इसका मतलब पढ़ना मेरे लिए सुखदायी प्रक्रिया नहीं है। मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, पढ़ना मेरे लिए सुखदायी प्रक्रिया नहीं है। यदि एक टीचर, एक माँ बाप ऐसा समझेंगे अपने बच्चे के लिए, तो वो नहीं पढ़ेगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? गाली गलौज करेंगे, ताने कसेंगे, मारपीट करेंगे, क्या करेंगे? हैं? क्या करेंगे? उसके लिए वो प्रक्रिया सुखदायी नहीं है, तो सुखदायी कैसे बने, ऐसा सोचेंगे। तो भैया स्कूल बदल दें, टीचर बदल दें, हम मेहनत करें, क्या करें? तो कुल मिला के जो कुछ, और सारे लोग ही कोई आईएएस बनने के लिए पैदा हुए नहीं हैं, और सबने आईएएस करके दुनिया को तारा नहीं है। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हर व्यक्ति की अपनी एक यात्रा है, और हमारे पास टीचर भी उस क्वालिटी के नहीं है। देखो ये भी समझने लायक बात है, अलग अलग ढंग से समझोगे। आज आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, आज आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं,
कितने बच्चे उसी स्कूल में टीचर होना चाहेंगे? कोई भी नहीं। इसका मतलब आपको पढ़ाने के लिए, आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए किस कैलिबर के लोग आते हैं? उनसे ज़्यादा कैलिबर के या उससे कम कैलिबर के? नेचुरल है उससे कम कैलिबर के। तो पूरे देश के बच्चों को उनसे कम कैलिबर के लोग पढ़ाते हैं, सरकारी स्कूल को छोड़ के। और सरकारी स्कूल में अधिकांश लोग पढ़ाने के लिए आए हैं कि सरकारी नौकरी थी इसलिए आए हैं? वो सरकारी नौकरी के लालच में आए हैं। मैंने यहाँ तक देखा है दिल्ली के स्कूलों में ऐसे भी टीचर मिले जिनका ये एटीट्यूड है कि हम इतने बड़े घरों से और हम इन झोपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाएंगे, ये हमारा स्टेटस ही नहीं है। जाति विशेष, धर्म विशेष की तमाम दीवारें हैं। तो इसका मतलब है जो लोग सरकार में टीचर हो गए हैं उनमें से अधिकांश लोग सरकारी नौकरी के लालच में आए हैं। कुछ ही लोग हैं, चाहे प्राइवेट स्कूल हैं चाहे गवर्नमेंट स्कूल हैं, जो सही अर्थों में टीचिंग, जिनका पैशन है और वो अपने पैशन के लिए टीचिंग में आए हैं, ऐसे टीचर बहुत कम हैं। तो इससे भी ये समझ में आता है, आप पाएंगे अधिकांश लोग इस बात को बोलते हैं मेरे मैथ्स का टीचर बहुत अच्छा था इसलिए मेरा मैथ्स अच्छा हो गया, और मेरा इंग्लिश का टीचर बहुत अच्छा था। एक टीचर वो आदमी है जो मरे हुए सब्जेक्ट में दम पैदा कर दे, और एक टीचर वो आदमी है जो जिंदा सब्जेक्ट को मार दे। तो हमारे पास ऐसे टीचर भी नहीं है। तो इसका मतलब है वो जो कंटेंट है, किसी भी क्लास में गिन के 3 बच्चे मिलेंगे जो सही अर्थों में उनको मजा आता है, बस इसलिए पढ़ते हैं। ना उनको टॉप करने के लिए पढ़ना है, ना किसी से आगे निकलने के लिए पढ़ते हैं, उनको मजा आता है केवल इसलिए पढ़ते हैं। ऐसे बच्चे किसी भी क्लास में कितने मिलेंगे? वो गिनती के 1 2 3 मिलेंगे। तो सही अर्थों में, और जब हम एक क्लास चलाते हैं तो कितने लोग उसमें खुश रहते हैं? मैं तो 20 सालों में पाया, 7 दिन के शिविर से निकल के एक आदमी ने भी आज तक ये नहीं कहा कि मेरा 7 दिन खराब हो गया। तो लाखों लोगों से बात करके, सभी धर्म, सभी जाति, सभी आयु, इसका मतलब है वर्तमान जो हमारा एजुकेशन का कंटेंट बना है वो बेसिकली सबके लिए है भी नहीं। वो एक निश्चित तरह की नीड को पूरा करने के लिए है। सभी लोगों को उसके 2% लोग सरकारी जॉब में जाते हैं, है ना, 12-13% लोग कॉरपोरेट और प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, बाकी 85% लोग अपनी हिम्मत से किसी अपने रोजगार की तलाश करते हैं, वो कोई अपना एंटरप्राइज करते हैं या जो भी करते हैं। तो यदि सही अर्थों में देखें तो ये एजुकेशन ज़्यादातर 1% मतलब कुछ प्रतिशत वर्ग के लिए ज़्यादा बनी है, सही अर्थों में सबके लिए है भी नहीं। यदि ये हमारी समझ बनेगी तो हम धीरे से एजुकेशन में कोई परिवर्तन की बात सोचेंगे, धीरे से बच्चे को सपोर्ट करेंगे, तो कुल मिला के मारपीट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपमानित करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि आप समझते हो कि मानव जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, और मेरा बच्चा भी दुखी होना नहीं चाहता है। परिवारों के पति पत्नी के अधिकांश के झगड़े का बड़ा कारण है कि पत्नी की बच्ची की पढ़ाई को लेके ज़्यादा सिंसियरिटी रहती है, और वो चाहती है बस पति जब तक उसके पास बैठा ही रहे जब तक वो IAS बनने जाए, और पति की ले दे के पढ़ाई से जान छूटी होती है। वो कहता है यार ट्यूशन लगा दे, कुछ भी कर, मेरी जान मत ले, है ना। इसी बात को लेके परिवार में, पति पत्नी में बड़े बड़े संख्या में एक असहमतियों के दौर पाए जाते हैं। तो क्या समझ में आया? तीसरा क्वेश्चन, तीसरा पार्ट क्या समझ में आया? यदि हमको ये क्लैरिटी होगी कि सामने वाला जो कुछ भी करता है सुख की तलाश में करता है, तो हम उसके व्यवहार को समझ पाएंगे, अति अपेक्षा नहीं करेंगे, है ना। तो बच्चा यदि रात को देर से सोता है, देर से उठता है, तो वो आपको दुखी करना चाहता है कि हम दुखी होते हैं, है ना। आज मैं देर से सोऊंगा, फिर मैं सुबह देर से उठूंगा, मम्मी पापा दुखी होंगे, मजा आएगा, ऐसा करता है? ऐसा नहीं करता है। फिर आपको पता है बच्चा जवान है, आप कुछ बोलोगे तो चिल्ला देगा, तो आप किचन में बर्तन गिरा दोगे, आप उसका दरवाजा जो हिला के दीवार से मार दोगे, उसकी चद्दर थोड़ी बहुत छेड़ दोगे, तो आप परेशान होते रहते हो। फिर वो उठ के बाद चादर घड़ी नहीं किया, है ना, तो आप उसकी जिंदगी घड़ी कर देते हो।
इतने बड़े हो गए, ये भी नहीं आता है, इतने बड़े हो गए का मतलब है आप नहीं सिखा पाए, ऐसा स्वीकार किया जाए। तो एक परिवार के अंदर जितनी सारी बातों पे, हमारे एक मित्र हैं वो नहा के तौलिया जहाँ उनका मन होता है वहीं छोड़ देते हैं। पीछे से पत्नी फोन करती है, घर में नौकरानी समझ रखी है क्या? तो बोलते हैं यार इतना सारा काम करती है तब तो कुछ नहीं बोलती है, तौलिए के लिए क्यों इतना बोलती है? क्या लगता है? पत्नी ऐसा सोचता है, पति ऐसा सोचता है, आज तौलिया कहीं भी रख के जाऊंगा, ये दुखी होएगी तो मजा आएगा। तुम दूसरे को दुखी करने के लिए कुछ कर रहे, या मैं जो कुछ भी कर रहा हूं मैं दुखी होना नहीं चाहता, या मेरी आदत ठीक नहीं है, मैं दुखी करना तो नहीं चाहता कम से कम। तो ऐसी सारी बातों को सोचेंगे तो हर बात पे यही निकलेगा कि सामने वाला मुझको दुखी करना नहीं चाहता है पर अपनी आदत से मजबूर है, या कई बार वो तो इतना देर से सोता है इसलिए देर से उठता है, इसमें क्या खास बात है। लेकिन हमने हमारे चित्त में बना हुआ है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज। अब ये पुराना मॉडल हो गया, नया मॉडल आ गया है ना, देर से सो देर से उठो। अब ये नया मॉडल है, रात को पढ़ो, पहले था सुबह पढ़ो, 4 बजे उठ के पढ़ो, फ्रेश होते हैं, अब ये सब बदल गया। तो यदि इस बदलते हुए परिवेश में हम बदल जाएंगे तो फिर अपने बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, क्या करें उसका फिर? कितने लोग इस बात से परेशान होते हैं अपने परिवारों में, बच्चे देर से उठते हैं? है? हाँ, मेरे से परेशान होते हैं, मेरे से परेशान होते हैं, या मैं अपने बच्चों से परेशान होता हूँ, दोनों बातें हैं। तो क्या करें? तो कोई जिद मत करिए कि वो सुबह जल्दी उठे, उसको इतना ही बताइए देखो शरीर बायोलॉजिकल एंटिटी है, तो शरीर का इनपुट आउटपुट का समय ठीक रहे। शरीर ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा कि आज 4 घंटे बाद में खाया, कल 4 घंटे पहले खाया, आज सुबह उठ के आज 8 बजे पॉटी गए, कल को 12 बजे पॉटी गए, शरीर ये बर्दाश्त नहीं करेगा। तो सोने का समय, उठने का समय, पॉटी का समय इतना निश्चित करो, बाकी जब करना है तब करो। शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक को सेट कर लेगा। जिसको यहाँ दिन बोलते हैं, अमेरिका में वो रात होती है। तो अमेरिका में सारे लोग रात को सोते हैं, रात को जगते हैं, ठीक। तो इस बायोलॉजिकल क्लॉक को शरीर सेट कर लेगा, बशर्ते कि ये डेली मेंटेन हो। इतनी बात बच्चा समझेगा कि नहीं समझेगा? यदि हम लॉजिकली बात करेंगे तो बच्चा बिल्कुल समझेगा। तो हमारे लिए रास्ता निकल आएगा कि इन तमाम परिस्थितियों में रास्ते कैसे निकालें। तो क्या समझ में आया? तीसरी बात निकली, अभी हम व्यवहार में प्रतिक्रिया कर रहे कि सही व्यक्त हो रहे? अभी हम प्रतिक्रिया करते हैं क्योंकि जिसको मैं ठीक मानता हूं वैसा सामने वाला व्यवहार करे, ऐसा चाहते हैं। यदि ये समझ में आ गया कि सामने वाला भी दुखी होना नहीं चाहता है, दुखी करना नहीं चाहता है, तो हम प्रतिक्रिया से बच जाएंगे। प्रतिक्रिया कब ज़्यादा होती है? जब मेरे को लगता है कि सामने वाला योजनाबद्ध तरीके से मेरे को दुखी करना चाहता है ना। एक बार ये भरोसा हो जाए कि सामने वाला मुझको दुखी करना नहीं चाहता है ना। जैसे हमारे यहाँ दिल्ली में हम लोग काम करते हैं तो टीचर्स और प्रिंसिपल शिविर के लिए आते हैं। तो कोई टीचर को लगता है प्रिंसिपल मेरे को ही तंग करना चाहता है, सारा काम मेरे को ही बताता है, या कोई प्रिंसिपल को लगता है कि ऊपर वाला अधिकारी सारा काम मेरे को ही देता है। तो आप कैसे समझें इसको? जैसे कभी कभी ना घर में बहुओं को भी लगता है, एक बहू थोड़ी टेढ़ी होती है, लौट के जवाब दे देती है, फिर उसको कोई काम बताना बंद कर देता है, और जो बहू थोड़ी सी सज्जन होती है सारा काम उसकी तरफ ट्रांसफर हो जाता है। तो अच्छा आदमी पिसता है, ऐसा बोलते हैं, है ना। तो उसको लगता है अभी हम कुछ बोल नहीं पाते तो फिर हमारा मिसयूज होता है ना। ऐसा परिवारों में भी होता है, ऑफिस में भी होता है। तो पिसने वाला आदमी इस बात को कैसे समझे? है ना। तो अब तो ये समझ में आने लगता है कि मान लो प्रिंसिपल है और मेरे को काम देना चाहता है, तो एक तो ये समझ में आना चाहता है कि प्रिंसिपल भी दुखी होना नहीं चाहता है, उसको एक डेट में ऊपर काम करके वापस देना है, तो उसके ऊपर भी दबाव है। वो बाकी किसी को बोल नहीं पाता है,
या बाकी किसी को बोल नहीं पा रहा है, मेरे ऊपर ही भरोसा करता है, इसलिए वो मेरे को देना चाहता है। और हमारी तीसरा मेरे को लगता है कि जब हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कम होता है तो हमारी संवाद करने का कॉन्फिडेंस हमको नहीं होता है। कई बार बात कुछ नहीं रहती है, हम अपने में कुछ माने रहते हैं और अपने में ही सोचते रहते हैं। एक बढ़िया आपको किस्सा सुनाता हूं। दिल्ली गवर्नमेंट का एक टीचर शिविर में उसने अपनी कहानी सुनाई। वो बिहार के थे, वो और उसका दोस्त दिल्ली में आईएएस बनने के लिए आए और कुछ साल रह के आईएएस के लिए मेहनत किया। तो संयोग ऐसा रहा कि दोस्त आईएएस हो गया और ये आईएएस नहीं हो पाए, और फाइनली ये दिल्ली गवर्नमेंट में टीचर हो गए और हमारे पास शिविर में आ गए। तो उसने अपना किस्सा सुनाया। बोले जब वो आईएएस का सिलेक्शन हो गया वो चला गया। एक आध बार मैंने फ़ोन किया, उसने उठाया नहीं। तो मेरे मन में आ गया कि वो तो अब क्यों फ़ोन करेगा, अब तो आईएएस हो गया ना, अब दोस्ती किस बात की, दोस्ती तो बराबरी की होती है, अब तो बड़ा आदमी हो गया है। पर मेरा भी कोई उसके बिना काम चलेगा नहीं चलेगा ऐसा थोड़ी है, आज के बाद मैं भी नहीं करूँगा। तो उसने फ़ोन करना बंद कर दिया। ऐसी वक्त गुजरता गया और ऐसी वो सोच सोच के कितनी बार दुखी हुआ। बिल्कुल वो जो उसका लंगोटिया दोस्त था जिसके साथ बचपन में खेला था, आज उसने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया क्योंकि आज वो आईएएस हो गया। तो दुनिया ऐसी ही है, सब ऐसे ही चलता है, कोई किसी का नहीं होता है। तो यही थॉट प्रोसेस कितनी बार उसके भीतर नेगेटिव चलता ही रहता था, चलता ही रहता था। साल भर बाद संयोग हुआ, वो वापस 6 महीने बाद वो वापस दिल्ली आया। उसने फ़ोन किया, देख यार यहाँ हूँ, तू आ सकता है क्या? बोले अच्छा देखता हूँ। फ़ोन रखने के बाद, अच्छा अब तो तू बुलाएगा और मैं आऊँगा क्योंकि तू बड़ा आदमी है ना, अब तू मिलने भी नहीं आएगा, है ना। फिर वही पुरानी कैसेट, दोस्ती तो बराबरी की होती है, अब कोई किसी का नहीं होता है, चालू। नहीं गया। 6 महीने बाद वो फिर आया। बोले यार आज फुर्सत में है, बता कहाँ मैं आता हूँ। आ गया। रात भर दोनों जगह खूब बात किए। सारी रात बात करके उसको लगा ये तो वैसा ही है जैसा था, इसमें तो कुछ नहीं बदला है। सुबह होते होते वो रो दिया और रो के अपने दोस्त को लिपट के अपना पूरा किस्सा कहानी सुनाया। बोले साल भर मैं अपने आप को फ्राई किया, पूरी साल बिना तेल के फ्राई किया हूँ, है ना। इतना दुख पाया हूँ मैं बता नहीं सकता। अब इसमें क्या हुआ? फिर उसने अपना किस्सा सुनाया। आईएएस में क्या झंझट हुए, क्या ट्रेनिंग में झंझट हो गया, ये हो गया वो हो गया। तो अभी सामने वाले की स्थिति हमको पता भी नहीं है और हमने अपनी तरफ से कुछ कंक्लूजन ले लिया है और उसको सोच सोच के दुखी हो रहे हैं। किसी के घर मिलने गए, उसने मुस्कुरा के स्वागत नहीं किया और हम तो परेशान होकर थोड़ी देर बैठ के वापस लौट आए। आज के बाद इनके यहाँ नहीं जाना है। वो बेचारा पत्नी से झगड़ा करके अपना दिल कैसे बहला रहा था, तुमको क्या पता, कम से कम घर में घुसने दिया, ये कम है क्या? तो किसी की केवल बॉडी लैंग्वेज को देख के, किसी के किसी एक्शन को देख के हमको उसके मन की बात का पता नहीं चलता, वो क्यों ऐसा कर रहा है। लेकिन अपने भीतर कॉन्फिडेंस लेवल की कमी होने के कारण हम लौट के संवाद भी नहीं करते हैं और अपनी तरफ से कोई निष्कर्ष ले लेते हैं और रिलेशन खराब कर देते हैं। इस चर्चा को सुन के कितने लोगों को लगता है कि हमने भी जिंदगी के किसी मोड़ पे ऐसे ही निष्कर्ष लिए हैं और ऐसे ही अपने संबंध खराब किए हैं और खराब आज तक चल रहे हैं। आप हाथ नहीं भी उठाओ तो भी आप ऐसे ही हो, क्योंकि ये होता ही है। कम करें ज़्यादा, सिंपल, दूर की बात क्यों करें। आपने किसी को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया, फिर आपके मन में क्या क्या विचार आता है। और संयोग से वो थोड़ा बड़ा अधिकारी है, तो थोड़ा ज़्यादा पैसे वाला है आपसे, तो तब आपके मन में क्या क्या ख्याल आता है, क्या क्या आता है, क्या क्या आता है। बड़ा आदमी है, उसको हमारी क्या ज़रूरत है, हमारे भी कभी दिन आएंगे। और यूपी में कहावत है, कूड़ी के दिन भी 12 साल में बदल जाते हैं। कूड़ी समझते?
कूड़ी बोलते हैं जो घर का कचरा, गोबर, वो एक खातू के कूड़ा 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 जो इकट्ठा कर देते हैं, उस पूरे हम उस जगह डालने की जगह, और उसको कूड़ी बोल देते हैं। गांव में ऐसा बोलते हैं, कूड़ा कूड़ा डालने की जगह हो गई को सारा। जब वो कूड़ा भर गया, वो जो ढेर है उसका नाम कूड़ी है? अच्छा, कूड़ी बोलते हैं, कूड़ी, चलो जो भी है। तो ऐसा बोलते हैं कि 12 साल में उसके भी दिन फिरते है ना, वहां भी कुछ नया बन जाता है, ऐसा कुछ। तो इसका मतलब है कि दिन में 10 बार हमको ऐसे ही नेगेटिव ख्याल आते हैं। बच्चा स्कूल से नहीं आया, 15 मिनट आधा घंटा लेट हो गया, तो माँ को क्या क्या ख्याल आते? बस पलटी हुई है, चारों चक्के ऊपर है, बच्चा खिड़की से बाहर निकल रहा है। बहुत कॉमन है, और बच्चे बहुत इरिटेट होते हैं इन सब बातों में। तब तक वो सबको फ़ोन लगा देगी, है ना, वो कहाँ है आज, है ना, उसके दोस्त फिर उसका मजाक उड़ाएंगे। फिर बच्चा आके घर में मम्मी को हड़काएगा, तुमको कुछ काम वाम नहीं है क्या, मेरे दोस्तों को फ़ोन करती रहती हो। ये घर घर की कहानियाँ। और फिर 15 मिनट बाद बच्चा आ जाता है। यार आधा घंटा तो इंतजार कर लो, पौना घंटा ना, ट्रैफिक होगा, कुछ झंझट, है ना। तो नो न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, ऐसा बोलते हैं ना। जब तक कोई खबर नहीं है आपके पास, तब तक यही मान के चला जाए कि सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन हमारे तो ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। ख्याल आना, नेगेटिव ख्याल आना किस बात की सूचना है? कि मेरे भीतर विश्वास की कमी है। अपने में नेगेटिव ख्याल आना, नेगेटिवली चीज़ों को क्या बोल रहे हैं, अनुमान लगाना। जब भी हम अनुमान लगाते हैं, हमारे अनुमान में, एस्टिमेशन में, इवैल्यूएशन में यदि नेगेटिव चलता है, तो ये इस बात की सूचना है कि मेरे विश्वास में कमी है। बढ़िया, है ना। देखो, चोर भी आपके घर में चोरी करने आता है, आपकी नींद का ख्याल रखता है कि नहीं? वो आपको दुख देना चाहता है कि थोड़ा सामान ले जाना चाहता है? तो सामान का समाज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, वो मार्क्सवादी काम ना कर। एक शेयरिंग थी, ऐसे किसी शिविर में ही मैंने सुना था, जो ये सुख वाला चैप्टर आता है। हाँ। तो जैसे अगर मान लीजिए किसी के साथ चाइल्ड अब्यूज हुआ या हाँ, रेप हाँ, हुआ, हाँ। और अगर जब ये चीज़ खुलती है कि उसने जो किया वो सुख के लिए किया, हालांकि जो बात आप कह रहे हो कि किसी का सुख इतना सा ही था कि उसको वहाँ पे सुख मिल रहा था, और किसी का सुख इतना बड़ा था कि पूरे समाज को सुख मिल रहा था। लेकिन इससे एटलीस्ट आपका वो जो बोझ होता है वो तो कम हो जाता है। और जैसे शिविरों में ऐसी बहुत शेयरिंग्स, हर शिविर में इस तरह की शेयरिंग आती है कि भाई ये क्योंकि आपको, आप उस चेन में आ गए, वो तो कोई निकला अपना सुख पूरा करने के लिए, आपको वो टैक्स भरना पड़ गया, वो नासमझी टैक्स जो था। लेकिन तो ये क्लियर होता है तो ये दुख बहुत जल्दी कम हो जाता है। अभी एक शिविर में, पिछले ही 2-3 शिविरों के बीच में एक ऐसी लड़की शिविर में आई है, जिसका फादर भी, पूरी हिस्ट्री कहना ठीक नहीं है, लेकिन मदर और फादर दोनों विलिंगली फिजिकल रिलेशन में जाते हैं और पैसे के लिए जाते हैं, ठीक। और वो लड़की अपने बचपन में उस घटना को घर में देखती हुई बड़ी हुई है, और उसको यहाँ तक डर लगता है कि कोई दिन मेरा पापा मेरे साथ ही गलती नहीं कर देगा, और वो उस कर्म को होता हुआ देख नहीं सकती है। तो बचपन से नींद की गोलियां सो खा के सोना चाहती है। उस ट्रॉमा से निकला हुआ बच्चा, जिसको बिना नींद की गोली के नींद नहीं आती है, जिसकी पूरी पर्सनैलिटी अस्त व्यस्त हो गई है ना, वो बच्चा भी इस डिस्कशन से अपने आप को उस जगह से निकाल पाने में सफल हुआ है। और आज वो इस पूरे कंटेंट पे इतना ज़बरदस्त अधिकार पाया है कि हम आप पढ़े लिखे लोग
कई बार जब आदमी बहुत दुर्घटना से गुजरा रहता है ना, तो उसकी कोई चीज़ उसकी ज़रूरत बन जाती है, और जब उसकी उसकी वो दवाई सामने आती है, वो बिल्कुल अलग तरीके से उसको पहचानता है। तो जिस तरह का कॉन्फिडेंस लेवल आया है, जिस तरह की आज वो मतलब कितना दुख और कितनी विपरीत परिस्थितियों की जितनी आप कल्पना कर नहीं सकते, उससे वो गुजरी है, कर नहीं सकते। आज वो इस कॉन्फिडेंस के, इस क्लैरिटी के साथ है कि मेरे को इसका मतलब है कि यदि आदमी इस तरह की घटनाओं से गुजरता है तो समाधान में वो ताकत है, सॉल्यूशन में वो ताकत है कि वो अपने आप को खड़ा कर सकता है। तो मुझको इससे भी खराब स्थितियां देना और मैं अपने आप को खड़ा करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, अभी तक हमने ना धन और पद की ताकत देखी, आदमी की ताकत अभी नहीं देखी है। विचार की ताकत क्या होती है और आदमी की समझ की ताकत क्या होती है, और वो क्या परफॉर्म कर सकता है और क्या डिलीवर कर सकता है। हमको लगता है कि हमको पद नहीं मिलेगा तो हम किसी काम के नहीं हैं। देखो, हमारे पास कोई पद नहीं है, कोई पद नहीं है, कोई ऐसा बहुत पैसा भी नहीं है ना, बहुत पैसा इकट्ठा हो गया है। बिल्कुल सामान्य परिवार से हैं, घर आराम से चलता है, बस इतना ही है। कोई पूंजी भी ऐसी जोड़ के नहीं रखी हुई है जो कि बहुत भविष्य के लिए काम आएगी। लेकिन अब हम ये जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में कुछ राज्यों की शिक्षा को प्रभावित किए हैं, अगले कुछ सालों में राज्य और देशों की शिक्षाएं प्रभावित और समाज प्रभावित होंगे। सभी सफल होना चाहते हैं कि कुछ ही लोग सफल होना चाहते हैं? अभी सफलता का डिजाइन सभी के लिए है कि कुछ ही लोगों के लिए है? कुछ ही लोगों के लिए है। 100 ही लोग आईएएस बनेंगे, 140-50 आईपीएस बनेंगे, 2% लोग सरकारी नौकरी पाएंगे, उसके बाद 10-12% कॉर्पोरेट जॉब पाएंगे, बाकी लोग अपनी ज़िंदगी ढूंढेंगे। ये पहले से तय है। 6,000 लोग, 8,000 लोग आईआईटी जाएंगे ना, 2-4 हज़ार, 1-2 हज़ार जो भी कुछ है आईएम जाएंगे, पहले से तय है। तो जो हमारे समाज में सफलता के मापदंड हैं, जिनको हम सफलता का टैग देते हैं, वो तो केवल कुछ ही लोगों के लिए रिजर्व है, और वहां जाके बेचारे वो क्या किए, ये अलग कहानी है। तो इसका मतलब है कि सभी सफल होना चाहते हैं, सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं। क्या ऐसा डिजाइन नेचर में है? यदि सभी ऐसा चाहते हैं तो इसका मतलब है नेचर में ऐसा डिजाइन है ही कि सभी सुखी हो सकें, सभी सफल हो सकें, सभी की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। नेचर में ऐसा डिजाइन है ही। तो ऐसा एक डिजाइन हमारे हाथ लग जाए, ऐसी जिंदगी का विजन और क्लैरिटी हमारे हाथ लग जाए, है ना, हर आदमी बेहतर परफॉर्म करेगा। बढ़िया। तो पद होने से हम परफॉर्म नहीं करते। पद केवल हमारे विजन को ट्रांसलेट करने का अवसर है, और विजन नहीं है वो पद हम पे भी बोझ है, जमाने पे भी बोझ है। देखो, ऐसे लोग समाज में मिलते हैं जिनका पद छोटा है, आदमी बड़ा है। मिलता है कि नहीं? मिलता है। और ऐसे भी लोग मिलते हैं जहां पद बड़ा है, उस पर बैठा आदमी बहुत छोटा है। ऐसे भी खूब मिलते हैं। तो कैसे किसी पद पे बैठ के यदि हम उस पद से सुशोभित होते हैं तो हम बड़े कि पद बड़ा? पद बड़ा। और किसी पद पे हमारे बैठने से वो पद सुशोभित हो जाए तो हमारे बैठने का मतलब है। कभी किसी टीएन सेशन ने उस इलेक्शन कमिश्नर को जिंदा कर दिया, आज तक जिंदा है वो। थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है पर याद तो उसको रहती है कि मैं इलेक्शन कमिश्नर हूं, है ना। कोई टीचर किसी अपने टीचर होने को जिंदा कर देता है। ऐसे लोगों की बदौलत ही सारे परिवार में कोई एक व्यक्ति होता है जिसकी वजह से घर ठीक से चल रहा होता है। किसी परिवार में कोई एक व्यक्ति मिलता है, किसी डिपार्टमेंट में कोई 2-4 व्यक्ति ऐसे मिलते हैं। ये जो भी मुट्ठी भर लोग बचे हैं, ये अभी सिस्टम को बचाए हुए हैं। जिस दिन ये भी ध्वस्त हो गए, उस दिन पिलर गिर जाएंगे। तो कैसे, पहले तो इन लोगों की संख्या कैसे बढ़े और बाई एजुकेशन इनकी संख्या कैसे बढ़े, और यदि सभी सुखी होना चाहते हैं, सभी सफल होना चाहते हैं, तो उसके लिए कैसे एक रास्ता बाई एजुकेशन सभी को उपलब्ध हो, और ये हो सकता है चाय पीने के बाद। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद।